हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी आदमी अच्छे होंगे। गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग जो बिहार बोर्ड के सेकेंड ईयर का जो किताब है ना, रेम्बो पार्ट 2, उसी के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। गाइज, एक्चुअली अगर आप बिहार बोर्ड के हो और आप साइंस के सेकेंड ईयर में हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, आपके तीनों फॉर्मेट में बुक यही लगते हैं। इसलिए अगर आप तीनों में से किसी के हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लाइन बाय लाइन हम सिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चैप्टर क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो गाइज, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और इसकी संस्कृति। कल्चर मीन्स संस्कृति होता है, तो भारतीय सभ्यता और इसकी संस्कृति। राइटर का नाम है महात्मा गांधी। राइटर क्या नाम है जी? महात्मा गांधी। चलिए राइटर के बारे में पढ़ाई करते हैं। कह रहे कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हो गया था। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, मतलब इनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं और इनको हम फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कह रहा है कि ये पॉलिटिशियन से ज़्यादा यह एक आध्यात्मिक नेता थे। अच्छा, आध्यात्मिक नेता क्या होता है? कि एक ऐसा नेता जो धर्म से जुड़ी बातें करता हो, एक ऐसा नेता जो भी काम करे उसमें धर्म को जरूर लाए। तो कह रहे कि यह कोई राजनेता नहीं थे, बल्कि राजनेता से ज़्यादा ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे। आप देखे होंगे जब भी इनका फ़ोटो वगैरह देखते हैं ना, तो दिखाया जाता है कि एक हाथ में लाठी के सहारे ये चलते थे और दूसरे हाथ में गीता, भगवत गीता रखते थे। तो यूँ कहे आप कह सकते हैं कि ये कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, ये एक धार्मिक नेता थे जो धर्म के अनुसार अपना काम करते थे, लोगों की मदद करते थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कह रहा है कि वह सफलतापूर्वक ट्रूथ और नॉन वायलेंस को यूज़ किए एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। किसके खिलाफ में? अंग्रेजी जो शासन था भारत में, इन इंडिया, अंग्रेजी जो शासन था भारत में, उसके खिलाफ में इन्होंने सत्य और अहिंसा का अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया। एंड हेल्प्ड इंडिया गैन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद करी। यकीन मानिए कि भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत सारे लोगों ने मदद की है, जिनमें से गांधी जी भी एक थे। इनकी थोड़ा भूमिका अलग थी, इसीलिए आज इनका नाम हम लोग ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का प्रयोग किए चीफ वेपन्स के रूप में, मतलब मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेजी शासन के खिलाफ, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद करी। फ्रॉम 1915 1915 से लेके टिल 1948, मतलब कि आप पढ़े होंगे, अगर आप पढ़ेंगे इनके बारे में, तो ये 1915 तक साउथ अफ्रीका में थे। तो 1915 में ये साउथ अफ्रीका से भारत में आए और तब से भारत में ही रहने लगे। तो कह रहे हैं कि 1915 से लेकर 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का सारा नक्शा उक्शा सब कुछ बदल दिया, डोमिनेट कर दिए। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स पर अधिभूत हो गए। समझिए, मतलब कि इंडियन पॉलिटिक्स इन्हीं से स्टार्ट भी होने लगा। अगर ये कहीं धारणा स्टार्ट कर दिए, सारा लोग इन्हीं को फॉलो करने लगा। इस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो 1915 में भारत आए और 1948 तक लगभग भारत की सेवा करते रहे, पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को अपने में एकदम लेके आ गए। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948। कह रहे कि वह एक जिद्दी के हाथ है, फैनाटी एक जिद्दी के हाथ है, 30 जनवरी 1948 को मारे गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनका जो ऑटोबायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी इन द सेंस कि वो आत्मकथा, तो इनका जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये आत्मकथा का नाम है, बोल्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ किताब में। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। और यंग इंडिया एक पेपर का नाम था। किसका नाम था? पेपर का नाम था, जिसमें ये आर्टिकल्स वगैरह लिखते रहते थे। ठीक है, तो यंग इंडिया में इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे और इन्होंने अपना
एक ऑटोबायोग्राफी लिखा एंड द स्पीचेस, उसके बाद से बहुत जगहों जगहों पर ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, बहुत जगहों जगहों पर इन्होंने क्या दिया, स्पीचेस वगैरह भी दिया, भाषण वगैरह भी दिया। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चास्टे इडियोमेटिक इंग्लिश। कह रहा है कि इनको रिवील किया गया, प्रकाशित किया, ये सारा चीज़ इनका किताब, यंग इंडिया में लिखा हुआ आर्टिकल्स और जो स्पीच देते थे, ये सब इनको उजागर किया, सिर्फ एक ओरिजिनल सोच के ओरिजिनल एक विचारक के रूप में नहीं, बल्कि एक मास्टर ऑफ चास्टे के रूप में, मतलब दान देने वाले व्यक्ति के रूप में भी इनको उजागर किया गया कि ना, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देना जानते हैं, लेना नहीं जानते हैं। साथ ही साथ ये जब इंग्लिश में लिखते थे तो इडियोमेटिक इंग्लिश के रूप में भी इनको निकाला गया कि ना, ये जो बात करते हैं एकदम मुहावरे की तरह बात करते हैं, इंग्लिश भी ज़बरदस्त लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको एक ओरिजिनल थिंकर तो थे ही, ऐसा नहीं कर सकते कि ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, ओरिजिनल थिंकर तो थे ही, लेकिन ये मास्टर ऑफ चास्टी भी थे, माने दान देने वाले व्यक्ति भी थे, जिसके चलते इनको महात्मा बोला गया। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। कह रहा है कि इस चैप्टर में गांधी जी भारत के सभ्यता के बारे में बात करते हैं, जो समय के हिसाब से आज भी, समय के हिसाब से आज भी खड़ा का खड़ा है। बहुत सारे सभ्यताएं टूट गए, ख़त्म हो गए, लेकिन ये समय के हिसाब से आज भी ज्यों का त्यों है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। कह रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गाइस इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे ना तो दो सभ्यता के बारे में, एक वेस्टर्न सभ्यता और एक इंडियन सभ्यता। कह रहा है कि पश्चिमी सभ्यता जो है, जिसकी प्रवृत्ति है वो सिर्फ मटेरियल को आगे करता है। किसका बढ़ावा करता है? मटेरियल का बढ़ावा करता है, जो हमारे भारतीय सभ्यता का मैच ही नहीं कर सकता है, बराबरी ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह भारतीय सभ्यता जो है वह इंसानियत को बढ़ावा देता है, इंसानियत को आगे बढ़ाता है, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियल को आगे बढ़ाता है। तो भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न सभ्यता, इन दोनों में एक ही अंतर है कि भारतीय सभ्यता मोरल बीइंग को आगे बढ़ाता है, इंसानियत को आगे बढ़ाता है, इंसानों को आगे बढ़ाता है, जबकि वेस्टर्न सभ्यता आपको मटेरियल को आगे बढ़ाता है। यही अंतर है। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर और राइटर्स के बारे में थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, भाई चैप्टर क्या है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ऑलरेडी अपने मुंह से और ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है चैप्टर। पहला पैसेज में कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता इतना ना विकास कर लिया है कि अब इसको दुनिया में कोई नीचा करने वाला नहीं है। नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई नीचे करने वाला नहीं है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। यहाँ तक ही कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बो दिया गया है, यानी कहने का सेंस है कि पूर्वजों के द्वारा जो बात कह दिया गया है उसका बराबरी कुछ नहीं कर सकता है। पूर्वज जो हमारे बात कह दिए हैं उसकी बराबरी कुछ नहीं कर सकता है ये सारा चीज़। ठीक है, इवन कह रहे हैं कि रोम एक ज़माने में बहुत बड़ा राज्य था, तो वही कह रहा है कि रोम वेंट। ठीक है, रोम जैसा साम्राज्य भी क्या हो गया, टूट गया, बिखर गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस को भी वही किस्मत नसीब हुई। मतलब जिस तरीके से रोम ख़त्म हो गया, टूट गया, उसी तरीके से ग्रीस भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। द माइट ऑफ द फेरोस वॉज ब्रोकन। और अगर फेरोस की बात करें तो उसकी शक्ति को भी तोड़ दिया गया। अच्छा, फेरोस क्या होता था? तो फेरोस होते थे लोग कि मिस्र के जो बड़े बड़े शासक हुआ करते थे एक ज़माने में, तो मिस्र के बड़े बड़े शासक को भी तोड़ दिया गया, मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान जो है वो भी पश्चिमीकरण में ही बदल गया है। यानी यूँ कहें कि जापान भी आज मटेरियल को ही देख रेख कर रहा है।
ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि बदलेगा नहीं बदलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और द अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन अगर भारत के बारे में बात करी जाए तो भारत किसी न किसी तरह आज भी वैसा ही है जैसे शुरुआत में इसको बनाया गया था। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। कह रहा है कि जो यूरोप के लोग हैं, पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं, वो अपना सबक लेते हैं, अपना सबक सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन। कह रहा है कि ग्रीस के जो लोगों के इतिहास है, राइटिंग्स के मीन्स यहाँ राइटिंग का मतलब इतिहास होगा, तो ग्रीस के जो लोग हैं ना उनका जो इतिहास है, रोम के जो लोग हैं ना उनका जो इतिहास है, उसी से ये लोग सब कुछ सीखते हैं। विच एग्जिस्ट, जो आज अगर आप रोम का देख लो, आप ग्रीस को देख लो, जो आज अपने पुराने अस्तित्व में नहीं है, जो अपने पुराने खूबसूरती में नहीं है, जो अपने पुराने गर्व में नहीं है, उनसे उनका इतिहास ये लोग पढ़ते हैं और उनके इतिहास को लेकर सब कुछ सीखते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, कह रहा है कि उनसे सीखने की कोशिश में, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। अब यूरोपियन ये इमेजिन करते हैं, ये कल्पना करते हैं कि जो गलती ग्रीस और रोम कर दिया है, जो गलती ग्रीस और रोम कर दिया है, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। सही बात है, अच्छा है, नहीं गलती करेंगे तभी टिकेंगे, अगर गलती कर देंगे तो टिकाऊ नहीं ना है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक ज़माने में ग्रीस और रोम का अपना नाम था, लेकिन सबका समाज देखिए रोम कहाँ है, ख़त्म है। रोम अगर देखिएगा तो जाके आपको इटली में मिलेगा, इटली की राजधानी रोम है, तो आज इटली फेमस हो रहा है, रोम कोई फेमस नहीं है। देन सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी तो उनकी दयनीय स्थिति है कि हमेशा वाले क्या रहते हैं, परेशान ही रहते हैं कि कोई गलती ना कर बैठे। सेकेंड पैसेज में देखिए क्या है, कह रहा है कि इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। कह रहा है कि इन सब के बीच में, इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में भारत स्थिर है। भारत क्या है, स्थिर है, और यही इसकी खूबसूरती है। देखिए पूरा दुनिया बदल रहा है, पूरा दौड़ रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, लेकिन भारत की खूबसूरती अगर देखा जाए तो सब चीज़ होते हुए भी ये स्थिर है, और यही इसकी खूबसूरती है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, कह रहे कि इंडिया पर ना लोगों ने आरोप लगाया है, इंडिया पर लोगों ने क्या किया है, आरोप लगाया है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड, कि इसके जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वह इतने असभ्य हैं, इतने अज्ञानी हैं, इतने हठी हैं, दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडेप्ट एनी चेंजेस, कि यह पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव नहीं है कि उन्हें हम उत्प्रेरित करें, इंड्यूस करें कि किसी भी परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लें। तो भारतीय लोग जल्दी परिवर्तन को एक्सेप्ट करते नहीं हैं, क्योंकि भारत हमेशा स्थिर रहता है, और यही इसकी क्या है, खूबसूरती है। तो इसी चीज़ को लोगों ने हम लोगों पे आरोप लगा दिया कि हम लोग क्या हैं, असभ्य हैं, जो कि आप और हम जानते हैं क्या हम लोग असभ्य हैं, क्या हम लोग अज्ञानी भी हैं। आज बड़े बड़े जो आप देखते हैं कंपनीज, उसका सबका CEO इंडिया ही का है, तो कह रहा है कि इग्नोरेंट हैं, स्टॉलिड हैं। देखो ये सीधे सीधे गलत बता रहा है, ठीक है। तो लोगों ने इस चीज़ को हमारे ऊपर चार्ज लगा दिया है, ठीक है। कह रहे कि इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, कह रहे कि जो हमारा मेरिट है, जो हमारा गुण है, जो हमारी क्वालिटी है, उसके खिलाफ में सही में लोगों ने कहा कि यह चार्ज लगा दिया है। आगे बोल रहे हैं कि व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, करें कि जो कुछ भी हमने पाया है जांच पड़ताल से, ठीक है, अनुभव के आधार पे जो कुछ भी हमने पाया है, वी डेयर नॉट चेंज, उस हिसाब से गांधी जी कह रहे हैं कि हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हिम्मत ही नहीं है, वी डेयर नॉट, हमारे पास हिम्मत ही नहीं है कि हम बदलाव करें। जब ऐसे ही ठीक है तो बदलाव करने की क्या ज़रूरत है। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टडी, कह रहे कि बहुत सारे लोगों ने अपना अपना विचार भारत पे थोपा, अपना अपना विचार भारत पे थोपा, एंड शी रिमेन्स स्टडी, और भारत को देखा जाए तो धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ ही रहा है। एंड दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी खूबसूरती है। एंड इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और ये हमारे आशा का सुरक्षा है कि ये इसकी खूबसूरती है कि भारत जल्दी बदलने वालों में से नहीं है, इसका सभ्यता टूटने वालों में से नहीं है।
सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन की व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन मोड ऑफ कंडक्ट की एक रास्ता है, मार्गदर्शक है, एक रास्ता है जो पॉइंट्स आउट करता है, माने जो बताता है इंसानों को कि उसके ड्यूटी का उसके कर्तव्य का रास्ता क्या है। तो सभ्यता एक रास्ता है जो हमें ये बताता है कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। आगे है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। मतलब कह रहे हैं कि ड्यूटी का करना और नैतिकता को लेना, नैतिकता को समझना, ये दोनों बदलने योग्य चीज़ें हैं। कन्वर्टिबल टर्म्स, दोनों बदलने योग्य चीज़ें हैं। ठीक है, कैसे कह रहे कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कह रहे कि अगर आप नैतिकता को समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने दिमाग पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने चाहत पे कंट्रोल करना होगा। अगर कोई अपने चाहत पे, अगर कोई अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लेता है तो समझिए कि वो एक नैतिक व्यक्ति हो जाता है, उसका पर्सनालिटी एक नैतिक हो जाता है, वो नैतिकता को समझ पाता है। नैतिकता इन द सेंस आप कह सकते हैं अच्छा बातें, अच्छी हरकत, अच्छा चीज़ें। तो ड्यूटी को करना, नैतिकता को समझना, ये दोनों बदलने योग्य चीज़ें हैं, क्योंकि समय समय पर ड्यूटी बदल जाता है। और नैतिकता का मतलब यही होता है कि हम अपने दिमाग पे, हम अपने चाहतों पे क्या कर लें, कंट्रोल कर ले। अगर इंसान इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल कर ले तो हमेशा सुख रहेगा। सो डूइंग कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वी नो आवर सेल्फ, हम खुद को जानते हैं भाई कि हम इंसान हैं। हम क्या हैं, इंसान हैं, जानवर नहीं है। देखिए आज इंसान जानवरों की तरह लौट रहा है। जानवर तो जानवर भाई, उनके दिमाग, उनके पास दिमाग नहीं है। लेकिन अगर इंसान भी लड़ाई करे, जहाँ इंसान भी करे तो वो जानवर की तरह है। तो ये कह रहा है कि हमें अपने दिमाग पे, अपने चाहतों पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। इस तरह से गांधी जी ने गुजरात के बारे में थोड़ा कहा है कि गुजराती जो सिविलाइजेशन है, गुजरात में जब आप जाइएगा तो गुजराती जो वे ऑफ डूइंग है या वे ऑफ लिविंग जो है ना, उसका मतलब होता है गुड कंडक्ट। मतलब वहाँ के लोग अच्छे होते हैं, वहाँ के लोग अच्छे विचार रखते हैं, वहाँ के लोग, अब कुछ भी कहा जा सकता है। आपको अभी पता चल गया होगा कि गुजरात के लोग कैसे हैं। ठीक है, खैर गांधी जी गुजरात के थे, थोड़ा सा बड़ाई कर दिए। If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be. गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हमारा डेफिनेशन यह करेक्ट है, माने सही है, तो इंडिया को जैसे बहुत सारे राइटरों ने, लेखकों ने दिखाया है, उस तरह से हमें किसी दूसरे से सीखने के बजाय, हमें किसी दूसरे से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितना में है उतना ही में पर्याप्त है। ये जितना में है उतना ही में क्या है जी, पर्याप्त है। हमें किसी दूसरे से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं वी नोटिस दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हमने देखा है कि दिमाग एक बेचैन पक्षी है। एंड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। और इसको जितना मिलता है उतना ही चाहत रखता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी संतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। कह रहा है कि जितना ही ज़्यादा हम अपने चाहतों में के पीछे भागते जाएंगे, जितना ही ज़्यादा हम अपने चाहतों में मिलते जाएंगे, घुलते जाएंगे, इंडल्ज होते जाएंगे, द मोर अनब्रिडल, उतना ही हमारे चाहत हमें बेकार बनाते जाएंगे, उतना ही हमारे चाहत हमें असभ्य बनाते जाएंगे, उतना ही हमारी चाहत हमें सख्त बनाते जाएंगे। देयरफॉर, इसलिए आवर एंसेस्टर्स, इसलिए हमारे पूर्वज जो थे ना, सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, इसलिए हमारे पूर्वज हमारे काम करने के तरीके के लिए एक लिमिट तैयार किया, एक लिमिट सेट किया। क्यों किया? क्योंकि दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि खुशियाँ जो है वह एक दिमागी स्थिति है। वो क्या है जी? दिमागी स्थिति है। बात तो सही है। अगर दिमाग ठीक है, अगर दिमाग में संतुष्टि है तो इंसान खुश रह सकता है, लेकिन संतुष्टि नहीं है तो कैसे खुश रहेगा? इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ों को देख लिया है कि भाई खुशियाँ जो हैं वह एक दिमागी स्थिति है। ठीक है, अगर दिमाग से अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, दिमागे ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। आगे है कि अ मैन इज़ नॉट नेसेसरीली हैप्पी। कह रहा है कि एक आदमी नेसेसरीली हैप्पी, खुश है, ये जरूरी नहीं है कि वह खुश हो, बिकॉज, क्योंकि ही इज़ रिच, क्योंकि वह क्या है जी? अमीर है। और अनहैप्पी माने उदास हो, बिकॉज ही इज़ पुअर, क्योंकि वह क्या हो? गरीब है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान अमीर है तो खुश है।
गरीब है तो क्या है, दुखी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, क्योंकि अक्सर अमीरों को ही उदास देखा गया है। अक्सर अमीरों को ही क्या देखा गया है, उदास देखा गया है। एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीबों को खुश देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लाखों के संख्या में, करोड़ों के संख्या में लोग क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। तो इस हिसाब से खुश कौन ज़्यादा रहेगा, गरीब न रहेंगे जी। Observing all these, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures। कह रहा है कि इन सब को देखते हुए, समझते हुए हमारे पूर्वज जो थे वो हमें ऐशो आराम से मना किए। लग्जरीज एंड प्लीजर से क्या किए, मना किए कि ना ना ना, ऐशो आराम के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो आदमी गुलाम बन जाएगा, परेशान होने लगेगा बाद में। क्यों? वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। कह रहे कि आज से हजारों साल पहले जो खेत जोतने का तरीका हमको बता दिया गया था, आज भी हम लोग वही मैनेज कर रहे हैं, आज भी वही तरीका हम लोग अपनाए हुए हैं। इवन वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, यहाँ तक कि आज भी हम लोग वही घर अपनाए हुए हैं। दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो आज पिछले ज़माने में बना दिया गया था। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और जो हमारा घरेलू शिक्षा है, जो हमारा ख़ानदानी शिक्षा है, जो हमारे सभ्यता का शिक्षा है, वो आज भी वैसा ही का वैसा ही है जो हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, बताया था। वी हैव हैड नॉट नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन। कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है जीवन धीरे धीरे लाइफ कोडिंग से कोडिंग से कंपटीशन। कह रहा है कि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि हम अपने जीवन को धीरे धीरे क्या कर दें, ख़त्म कर दें, बर्बाद कर दें। कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया गया है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेज। कह रहा है कि प्रत्येक अपना अपना काम करते थे, प्रत्येक अपना अपना क्या करते थे, काम करते थे, अपना व्यवसाय करते थे, और प्रत्येक दिन का उनका जो रेगुलर वेज था, जो रोज़ का मेहनताना था, उनको मिल जाता था। आज भी तो वही सिस्टम है ना, आज भी तो रोज़ आदमी काम करता है और मेहनताना मिल जाता है। गांव देहात में देखिएगा, लेबर जब आता है, मिस्त्री आते हैं, लोग काम करते हैं, रोज़ का अपना मेहनताना लेके चले जाते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, हम भी जानते थे मशीनों का आविष्कार करना, बट लेकिन और फोर फादर्स न्यू दैट, हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स ऑफ द सब थिंग्स, कि अगर हम अपना दिलो दिमाग ऐसे चीज़ों के पीछे लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, और हम लोग क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स, और हमारा जो कैरेक्टर है, हमारी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम लोग ख़त्म कर देंगे। दे देयर फोर्स आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू वाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। कह रहा है कि इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सोच समझ कर, जानबूझकर, दिमाग लगाकर डिसाइड किया, निर्णय किया कि वी शुड डू ओनली डू, माने हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे हाथ और पाँव से हो जाए। क्यों? क्योंकि दे सो दैट, उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, जो हमारा वास्तविक खुशियाँ जो है, एंड हेल्थ, जो हमारा वास्तविक हेल्थ जो है, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जो एकदम अगर हम अपने सही तरीके से हाथ के इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से अगर पाँव का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमें वास्तविक खुशी मिलती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बोला कि ना ना ना, ऐशो आराम के दुनिया में नहीं भागना है, मशीनों का आविष्कार नहीं करना है, नहीं तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे, हमारा हेल्थ भी ठीक ठाक नहीं रहेगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इन सारी चीज़ों को मना किया। दे फर्दर रीजन, ये वे आगे का भी कारण बताया कि लार्ज सिटीज़ वर स्नेयर, लार्ज सिटीज़ क्या था, जाल था, एंड यूजलेस इनकम बड़ा सा, बिना काम का जाल और जंजाल था। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देन, और बिना काम का अगर काम मिल जाए आपको, ज़रूरत नहीं हो फिर भी आप परेशान रहें, तो क्या फ़ायदा, लोग उसमें खुश नहीं रहेगा। एंड देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्ट्स, प्रोस्टिट्यूशंस एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम। और अगर शहरों में देखा जाए, बड़े बड़े शहरों में देखा जाए, तो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, गंदे गंदे काम किए जाते हैं उनमें। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन, और गरीबों को अमीरों के द्वारा क्या किया जाता है, लूट लिया जाता है। दे वेयर देयर फोर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज, इसलिए वे लोग छोटे से गाँव में रह के ही संतुष्ट थे।
बड़ा गांव जाने की कोई ज़रूरत उनको नहीं था। आगे वो ये भी देखें कि दे सो दैट द किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। आगे ये भी देखे कि भाई बड़ा बड़ा जो राजा है उसकी जो तलवारें हैं वो तो एथिक्स की जो तलवारें हैं, एथिक्स की जो बातें हैं उसके सामने बेकार हैं। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। और इतना बड़ा राजा जो पूरी धरती का मालिक है, इतना बड़ा बड़ा धरती का मालिक है, वो लोग भी ऋषि और फकीरों के सामने कुछ भी नहीं है। वो लोग फकीरों और ऋषियों के सामने क्या कुछ भी नहीं है, इन्फीरियर हैं, घटिया हैं, बेकार हैं। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दी, कह रहे कि हमारा जो नेशन था जिसके पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था, ऐसा संविधान था, इज फिटर टू टीच अदर्स, वो इतना फिट था कि हम किसी दूसरे को क्या कर सकते थे, सिखा सकते थे, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरे किसी से सीखने के बजाय। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास कोर्ट था, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी के सभी बाउंड्स थे, सबके सभी लिमिटेशन में थे। एवरीबडी न्यू दैट, हर कोई इस बात को जानता था कि दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, इस बात को सभी जानते थे कि ये जो हम काम कर रहे हैं ना वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सुपीरियर काम नहीं है। मोर ओवर, फिर भी दिस वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल। मोर ओवर, अगर इन वकीलों की बात करें, इन वैद्य का बात करें तो ये लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, वे लोगों को ध्यान देते थे, लोगों पर डिपेंड रहते थे, नॉट देयर मास्टर, ना कि उनके मास्टर्स को देखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर लोग गरीब थे तो कम पैसा लेते थे, अगर मालिक थे, ठीक है, अमीर थे तो ठीक ठाक पैसा लेते थे। जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर, कह रहे हैं कि न्याय जो होता ना वो हर जगह होता था, एकदम सबको बराबर हक और न्याय मिलता था। ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और छोटा मोटा जो रूल होता था ना वो कोर्ट में लोग नहीं जाते थे। आज तो थोड़ा सा भी कर जाएगा तो लोग कोर्ट में दौड़ जाता है, ठीक है। देयर वर नो टॉस टू योर पीपल, क्योंकि दलाल नहीं थे लोगों को लुभाने के लिए, दलाल नहीं थे, उन लोगों में कोई दलाल नहीं था कि जो लोगों को क्या करे, लुभा दे। आज तो थोड़ा सा भी झगड़ा होता है, लोग कहते हैं चलो ना केस करवा देते हैं, केस करवा के फटाफट क्या कर देते हैं, अब आप दोनों आदमी लड़ते रहिए। दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, करेगी ये छोटा मोटा जो झगड़ा था जो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में फरियाता था, ये सब शहरों में ही दिखाई देता था, राजधानियों में ही दिखाई देता था। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, आम लोग हमेशा स्वतंत्र रहते थे, आम लोग हमेशा क्या रहते थे, स्वतंत्र रहते थे। अ फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और उनका जो खेती बाड़ी वाला पेशा था वो करते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, वे लोग घर का बना बनाया इंजॉय करते थे, अपने रूल का जो उन्होंने घर पे रह के रूल को बनाया था खूब बढ़िया से वो क्या करते थे, इंजॉय करते थे, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 2 पार्ट में बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। करेंगे गांधी जी कि जिस तरीके से मैंने भारतीय सभ्यता को बताया है उसी तरीके से इसके चाहने वालों ने भी क्या किया है, बताया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, करें कि दुनिया के कोई ऐसा जगह नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, दुनिया का कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, जिसमें सबके लोग क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए ना। आप देख लीजिए, दुनिया का कोई ऐसा जगह है जहाँ सब लोग परफेक्ट हों, दुनिया का कोई ऐसा सभ्यता है जिसमें सब लोग सही हों, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, जबकि हम जानते हैं कि हमारा जो सभ्यता है वो इंसानियत का बढ़ावा देता है, इंसानियत को बढ़ावा करता है। एंड दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वही अगर वेस्टर्न सभ्यता की बात करें तो इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी, और वही वेस्टर्न सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को आगे बढ़ाता है। द लेटर इज गॉडलेस, और उनके पास भगवान नहीं है, वो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। एंड द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन गॉड, और हमारी जो सभ्यता है हम भगवान में विश्वास, हमारी जो सभ्यता है हम भगवान में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसीलिए सब कुछ समझते हुए, सब कुछ विश्वास करते हुए, इट बिहोप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, करे इसीलिए सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए, प्रत्येक भारतीय लवर को, प्रत्येक भारतीय प्रेमी को अपने पुराने सभ्यता को ऐसे पकड़ के रखना चाहिए जैसे कि एक छोटा बच्चा, चाइल्ड, एक छोटा बच्चा अपने माँ को पकड़ के रखता है, वैसे ही भारत के लोगों को भारतीय सभ्यता को पकड़ के रखनी चाहिए।
गाइस, इस वीडियो में हम लोग 9 पैसेज तक पढ़ें और समझें। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग 10 पैसेज से स्टार्ट करेंगे और पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।